हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का भाग 1 का लेसन नंबर 2 होने वाला है, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स के साथ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग बता दूं, इससे पहले हमने एक चैप्टर को रीड कर लिया। अगर आप लोगों ने वो फर्स्ट चैप्टर वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उस वीडियो की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। और भी हमने कई सारी क्लासेस करा रखी हैं, आप लोग वो सारी क्लासेस भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो जरा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर है कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा राजा, किसान। ठीक है, राजा आता है। राजा क्या कौन होता है? एक किसी भी नगर का, ठीक है, एक किसी नगर को चला, जो जिसके अधीन रहते हैं ना लोग, जिसके अधीन रह करके काम करते हैं। एक नगर का एक मुख्य जो हेड होता है वो हमारा राजा होता है। ठीक है, किसान कौन होता है? जो खेती करते हैं, खेती वगैरह कृषक होते हैं, उन्हें हम किसान कहते हैं। ठीक है, और नगर आपको बताने की जरूरत नहीं, एक शहर जो जहां पे लोग निवास करते हैं और जहां राजा राज करता है वो हमारा नगर होता है। ठीक है, बात करने पर आरंभिक यानी शुरुआती राज्य कैसा था और उसकी अर्थव्यवस्था क्या थी, वो सारी चीजें पढ़ने वाले। कब से? लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, सबसे पहले देखें इसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो, हड़प्पा सभ्यता के बाद, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 सालों के लंबे समय अंतराल में उपमहाद्वीप के अनेक हिस्से में कई तरह के विकास हुए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या हुआ? 1500 वर्ष, लंबे 1500 साल बाद जो है क्या हुआ, जो हमारा उपमहाद्वीप है उसमें कई सारे अनेक हमें बदलाव देखने को मिले। ठीक है, यही वो काल था जब सिंधु नदी और इसकी यही वो काल था जब सिंधु नदी और उसकी, यहाँ पे अप नहीं आएगा, उप नदियों आएगा। ठीक है, उप नदियों के तट पर निवास करने वाले लोगों ने क्या किया? ऋग्वेद की रचना की। यानी कि यही, यानी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का यही वो समय था जिस टाइम पे जो सिंधु नदी के जो उपमहाद्वीप नगरों में, नदियों के जो तट पर जो निवास करने वाले लोग थे, उन लोगों ने क्या किया? ऋग्वेद की रचना की। ठीक है, यही वो काल था जब सिंधु नदी और उसकी उप नदियों के तट पर निवास करने वाले लोग क्या करते थे? क्या किया उन्होंने? ऋग्वेद की रचना की। ठीक है, उत्तर भारत, दक्कन पठार और क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई इलाकों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। यानी कि उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप में क्या हुआ? हमें जो कुछ इलाके जो थे किसके देखने मिले? कृषक। कृषक कौन होते? किसान, जो कृषि क्या करते थे उन्हें हम कृषक कहते थे। उनकी बस्तियां हमें देखने को मिली, वो अस्तित्व में आई। ठीक है, या उभरी। साथ ही यहाँ पे देखो, साथ ही है, साथ ही अलग अलग लिखना नहीं, एक में आ गया साथ ही। ठीक है, साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्र में चरवाहा बस्तियों के भी प्रमाण हमें मिलते हैं। चरवाहा लोग कौन है? चरवाहा यानी गाय बैल और जो पशुपालन, जो पशु पालते हैं, उनको चराते हैं, उन्हें हम चरवाहा कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हमारा आगे आता है, इस काल में हुए विकास को बताने के मुख्य स्रोत अभिलेख है, ठीक है, ग्रंथ है, सिक्के हैं, इमारतें हैं तथा चित्र शामिल है। यानी कि इस काल में जो हमें, जो इस काल के विकास के बारे में जो हमें बताते हैं, वो क्या क्या, कौन कौन से स्रोत रहे हैं जो इस विकास के बारे में बताते हैं हमें कि ऐसा ऐसा विकास हुआ था, ये चीजें हमें मिली थी। कैसे पता चला? वहां के जो अभिलेख थे, अभिलेख यानी जो लोगों द्वारा लिखे गए, ठीक है, जो ग्रंथ लिखे गए उनके द्वारा, उस टाइम पे जो सिक्के चल रहे थे उनके द्वारा पता चला, और वहां पे जो इमारतें बनाई गई थी, इमारतों से हमें पता चला, जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था, वहां की इमारतें की हमने इमारत देख के तो बताया कि एक विकसित शहर था, बहुत ऐसी चीजें, हमें इमारत देख के तो हमने क्या क्या पता किया। ठीक है, और चित्र भी उसमें शामिल, कई सारे चित्र भी शामिल है कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार था। मतलब राजा आता था, किसानों को भेंट देता था, कभी खाली हाथ नहीं जाता था। अगर कोई किसान आता था राजा से मिलने तो वो अपना कुछ ना कुछ लेके आता था उसके सरोकार में, या फिर उसको मतलब इज्जत देने के लिए, है ना। ठीक है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि में है। जो अशोक के द्वारा जो लिखे गए अभिलेख है वो क्या है? ब्रह्मी और खरोष्टी भाषा में या लिपि में लिखी गई है। इन लिपियों को 830 के दशक में पढ़ा गया था। ठीक है, इन लिपियों को, या जो ब्रह्मी खरोष्टी लिपि थी, इन जो लिपि थी इनको कब पढ़ा गया था? 1830 के दशक में पढ़ा गया था। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कि दशक में प्रॉब्लम होती है। दशक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो, 1830 के बात करते हैं तो दशक जो होता है 10 साल का होता है। तो 1830 से लेकर के कब का, कितने तक का टाइम होगा आपका? 1800
1839 तक का टाइम होगा, जो कि हमारा दशक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद 1840 से लेकर के 1849 तक में ये हमारा एक दशक होगा। ठीक है, तो 30 के दशक में, यानी कि 30 के दशक की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, पढ़ा गया कौन पढ़ रहे थे, इसको किसने पढ़ा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था। इसने किसे पढ़ा था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे थी, यहाँ पे ब्रिटिश राज था, उपनिवेशवाद था, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का एक अधिकारी था जिसका नाम क्या था? जेम्स प्रिंस। ठीक है, जेम्स प्रिंस ने इसको पढ़ा था, जिससे भारतीय इतिहास को एक नई दिशा मिली। जिससे क्या, जो भारतीय इतिहास है इसको एक नई दिशा मिली। इतना क्लियर है? ठीक है, यह लिपि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में से प्राप्त हुई थी। ये जो लिपि थी वो कहां से प्राप्त हुई थी? उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से प्राप्त हुई थी। इतना क्लियर है? ठीक है, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। जो मौर्य साम्राज्य था, इसके 5 प्रमुख जो राजनीतिक केंद्र थे वो कौन कौन से केंद्र थे? जिनकी राजधानी क्या थी? जिनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, तथा 4 प्रांत केंद्र थी। पहला तोसली जो पूर्व में थी, उसके बाद उज्जैन जो पश्चिम में स्थित थी, उसके बाद था स्वर्णगिरी जो कि दक्षिण में थी, और तक्षशिला जो कि उत्तर में थी। यानी कि चारों दिशाओं में इन्होंने क्या कर रखा? अपनी राजधानी को बांट रखा था। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इन सब पर उल्लेख अशोक के अभिलेख से ही मिलता है। इन सभी का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? अशोक के अभिलेख से ही मिलता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अशोक के सिंह शीर्ष को भारत सरकार ने राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया है। सिंह शीर्ष क्या था? वो 4 मुंह वाला जो शेर ने जो हमारे नोट पे आता है, सिक्कों पे आता है, वो सिंह शीर्ष, वो क्या है? अशोक का जो अशोक का चिन्ह था, जिसको कि आज हमने राज्य चिन्ह के रूप में अपना रखा है हमारे देश ने, विश्व ने। क्लियर है? ठीक है, यही हमारी एकता, वीरता, प्रगति तथा उच्च आदर्शों का प्रतीक है। यही हमारी क्या है? एकता है। ठीक है, वीरता है, और अपने विकास ने प्रगति का एक क्या है? आदर्शों का प्रतीक है। इन्हीं बातों के कारण सिंह शीर्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हीं 4-5 बातों के कारण इसको क्या कहता है? महत्वपूर्ण माना जाता है। किसको? सिंह शीर्ष को। कितना क्लियर है? ठीक है, अब आता है हमारा 16 महाजनपद। यानी कि देखो, अब हम यहाँ पे देखेंगे 16 जो महाजनपद थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तन का काल, यानी कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था वो एक परिवर्तन का काल था। कैसे? ठीक है, देखो प्रारंभिक राज्यों की उत्पत्ति, यानी शुरुआती राज्यों क्या हुई? प्रारंभिक राज्यों क्या हो गई? उत्पत्ति हुई, नगर उद्भव हुए। ठीक है, नगरों की उत्पत्ति हुई, यानी नगर भी अपने सामने अस्तित्व में आने लगे। लोहे के बढ़ते उपयोग, लोहे का क्या हुआ? उपयोग होने लगा। ठीक है, हथियार वगैरह बनने लगे, गाड़ी वगैरह बनने लगी। ठीक है, सिक्कों का विकास हुआ, यानी सिक्के का भी प्रचलन आया। उसके बाद दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। जो दार्शनिक यानी दूर की सोचने वाली जो विचारधारा थी उनका भी विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण बदलाव का समय माना जाता है। इस समय उत्तरी भारत में कुछ बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गए थे। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है इसको एक महत्वपूर्ण बदलाव का समय माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस समय पे क्या होता है, जो उत्तरी भारत था वहां पे कुछ बड़े बड़े राज्य थे स्थापित हुए, जो उदय हुए, या फिर आप कह सकते हो अस्तित्व में आए। ठीक है, इन्हें ही महाजनपद कहा गया। ये जो आए ना, जो उत्तरी भारत में जो बड़े बड़े राज्य स्थापित हुए, इन्हें ही महाजनपद कहा गया, जिसकी संख्या कुल 16 थी। जिनकी कुल संख्या कितनी थी? 16 थी, जिसे हम पढ़ रहे हैं 16 महाजनपद। ठीक है, ठीक है, जिसमें से कुछ महाजनपद जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और सौर सेना और आवंती जैसे नाम अक्सर मिलते हैं अभिलेखों में। यानी कि ये कुछ ऐसे जो है हमारे महाजनपद हैं, जो जिसमें आता है वज्जी आता है, ठीक है, मगध आता है, कौशल आता है, ठीक है, कुरु आता है, पंचाल आता है, गांधार, ठीक है, सौरसेना और अवंती जैसे कुछ ये जो है नाम हमें अक्सर मिलते रहते हैं या देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, देखो आए तो 16, लेकिन नाम क्या है? नाम कुछ का ही नाम हुआ। यानी कि राजा तो बहुत है, लेकिन राजा नाम किसका हुआ? सम्राट अशोक का हुआ, है ना। तो वही बात है, नाम आए तो बहुत, लेकिन नाम किसने किया? ठीक है, महाजन पदों को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासक वर्ग व्यापारी, किसानों और शिल्पकारों से भेंट तथा कर वसूला करते थे। यानी जो 16 जो महाजन पद थे, या फिर जो भी हमने यहाँ पे महाजन पदों की बात की है, इन महाजन पदों को सुचारू ढंग से सही तरीके से चलाने के लिए इनकी देखरेख चाहिए थी। यहाँ पे लोग काम करते थे, राजा शासक रहा करता था, तो उसके अधीन क्या था? मंत्री वगैरह रहा करते थे और नौकरशाही रहती थी। तो उन सभी को सुचारू ढंग से सही तरीके से चलाने के लिए, नगरीय व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए क्या करना पड़ता था? धन की आवश्यकता होती थी। धन कहां से आता था? शासक वर्ग से आता था। शासक वर्ग क्या कहते हैं? व्यापारी, किसानों और शिल्पकारों से भेंट और कर वसूल क्या करते थे? कौन? शासक वर्ग। कई दूसरे राज्यों में एक दूसरे पर आक्रमण कर धन लूट लिया जाता है। कई दूसरे राज्यों पर क्या करते थे? आक्रमण करके उनका धन वन लूट लिया करते थे और अपना मस्त जीवन जी रहे थे।
जिसे उस समय भेंट माना जाता, जिसे उस समय पे कोई अपराध या फिर अपराध नहीं माना जाता, गुनाह नहीं माना जाता, क्या माना जाता है, एक भेंट, भेंट के रूप में माना जाता, भेंट स्वरूप माना जाता था। ठीक है, सभी महाजन पदों की अपनी अलग अलग राजधानी होती थी। जो जितने भी महाजन पद हैं इन सभी की अपनी एक अलग अलग महाजन पदों की राजधानी होती थी। ठीक है, जो किले से घिरी होती, जो क्या होती, किले से घिरी होती थी, और इनका रख रखाव के लिए सेना और नौकरशाही की नियुक्ति की जाती थी। इनके रख रखाव देखभाल के लिए क्या करते, सेना और नौकरशाही की नियुक्ति की जाती थी। तो हमारा जो ये था 16 महाजन पदों की यहाँ पे क्लियर होता है। लेकिन आप लोगों को देखो, अभी हमने यहाँ पे कुछ ही महाजन पदों को पढ़ा है, वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, सौरसेना और अवंती, यानी कुछ को ही पढ़ा है। 16 के 16 महाजन पदों को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप लोग उसे देख लो, और अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, देखो इन महाजन, यहाँ पे क्या आपके महाजन पद है, कौन कौन से महाजन पद है वो सारे यहाँ पे आपको शो हो रहे, बाकी उनकी राजधानी क्या है और वर्तमान में उनका स्थान क्या है, वर्तमान में कहाँ स्थित है वो आप देख सकते हो। देखो जो मगध हमने पढ़ा, मगध कहाँ पे, राजधानी इसकी क्या है, राजगिरी है, और अभी स्थित अभी वर्तमान में कहाँ है, ये पटना यार में है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी हमारा आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अभिलेख। क्या आता है, अभिलेख। ठीक है, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो धातु, पत्थर अथवा मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर उकेड़े जाते हैं, क्या, या खड़े करके, मतलब उकेड़े जाते हैं यानी लिखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, खड़े नहीं आएगा। ठीक है, उकेड़े जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, देखो जो हमारा अभिलेख होता है, अभिलेख क्या होता है, वो किसी धातु पर उकेरा जाता है। ठीक है, या फिर आपका जो गीली मिट्टी का एक चौकोर सा बनाया जाता है, गीली मिट्टी से, मतलब गीली जब मिट्टी रहती थी उसको लिखा जाता है, धूप में उसको सुखा दिया जाता था, ये हमारा अभिलेख होता था। ठीक है, और कई ऐसे बर्तन, कठोर बर्तन होते थे जैसे सिल्वर के, तांबे के, और उस टाइम पे एक हमारा महत्वपूर्ण चलता था कांसा का बर्तन, है ना। तो उस पे क्या होता था, वो लोग क्या करते थे, उस पे उकेर के, उस पे मतलब उस पे लिखते थे, उकेर उकेर के, है ना। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। कुछ अभिलेख तो नष्ट हो गए और कुछ अभिलेख हमें मिले हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, यानी कि उन अभिलेखों में क्या होता था, अगर कोई शासक लिखवा तो क्या करे, अपनी उपलब्धियां, अपनी अच्छी अच्छी बातें लिखवाएगा। अब गलत बातें लिखवाएगा नहीं वो, है कि नहीं। तो वो क्या करता है, अपनी उपलब्धियां लिखवाते हैं, उसने क्या क्या अर्जित किया, क्या क्या उसने मतलब क्या अपने मतलब अपना दिखावा करता था वो, कि हमने यहाँ से युद्ध लड़ा तो यहाँ हम ये जीते, हमारे पास ये था वो था, मतलब अपनी उपलब्धियों को बताते हैं। ठीक है, और अपने क्रियाकलाप, यानी क्रियाकलाप रोजमर्रा की जिंदगी में एक शासक क्या करता था, शिकार करता था, ये करता था, राजा को देखता था, लोगों की बात सुनते थे, उनकी जो थे अगुवाई करते थे, लोग नृत्य करते थे। हमें कैसे पता चला कि पहले के लोग वो मदिरा पान करते थे, हमें कैसे पता चलता, हमें अभिलेखों से ही तो पता चलता है। और उस टाइम पे शासकों की जिंदगी कैसी थी, शासक क्या करते थे, वो सारी चीजें हमें कहां से मिलती है, अभिलेखों से। तो सारा क्रियाकलाप क्या था, अभिलेखों में उल्लेखित होता था, तथा विचार लिखे जाते थे। तय कह लिया, जो उनके अपने विचार होते थे उनको लिखते थे, जो इनका निर्माण करवाते थे, जो क्या शासक उनका निर्माण करवाते थे उन्हीं के ये लिखे जाते थे। देखो कोई भी शासक है अपने बारे में गलत चीजें लिखवाएगा नहीं। ठीक है, और जो लिखवाता था, मतलब मान लो मैं अगर किसी को अपने अंडर रख के मैं बोलता हूँ मेरे बारे में लिखो, तो क्या मैं अपनी गलत बातें लिखवाऊंगा, नहीं। और वो मेरे बारे में गलत बातें लिख भी नहीं सकता, अगर वो लिखेगा तो उसको मैं क्या करूंगा, दंड दूंगा। तो वो डर के मारे भी अच्छे नहीं लिखता था कुछ गलत बातें या बुरी बातें, क्योंकि उसका मेरा ही नमक खा रहा है यार, काय को मेरे प्लेट में छेद करेगा, है कि नहीं है। तो वैसी बातें हैं। राजाओं के क्रियाकलाप पुरुषों और महिलाओं द्वारा धार्मिक संस्थानों को दिए गए दान का ब्यौरा होता था। यहाँ पे बुरा नहीं आएगा, ब्यौरा होगा। ठीक है, यानी कि राजाओं द्वारा जो भी पुरुष और महिलाओं द्वारा जो धार्मिक संस्थानों को जो दिया गया दान होता था ना, उन सभी का ब्यौरा हमें कहाँ मिलता है, अभिलेखों से मिलता है। ठीक है, अभिलेख एक तरह से स्थायी प्रमाण होते थे। अभिलेख क्या है, एक तरह से स्थायी प्रमाण होते थे कि आपने ये चीजें डोनेट किया या फिर दान में दिया है। ठीक है, अनेक अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि, जितने भी अभिलेख है उनमें निर्माण कब ये लिखा जा रहा है ना, उनमें डेट अंकित होता था। क्या होता है, डेट अंकित होता था, खुद ही होती थी, यानी कि खुदी हुई होती थी या उल्लेखित होती थी। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर लेखन शैली या पूरा लिपि के आधार पर अधिक सत्ता से किया जाता है। यानी कि जिन पर उनके, देखो जब भी कोई अभिलेख लिखवाता था या लिखता था तो उसमें क्या डेट अपने आप ही मेंशन करते थे वो लोग, और जिन पर डेट मेंशन नहीं है, देखो जिस पे डेट मेंशन है तो उसको बारे में तो हमें ज्यादा परेशानी होगी नहीं, हम क्या पता कर सकते हैं उस टाइम पे उस दिन ये चीजें लिखी गई थी। लेकिन जिस पे डेट अंकित नहीं तो उसको हमें क्या बहुत गहनता से अध्ययन करना पड़ता है, हमें सारी चीजों को पता लगाना पड़ता है कि ये चीजें ये हुई थी यहाँ, हमें प्रमाण जोड़ने होते हैं और कई लोगों से हमें बातचीत करके पता लगाना होता है कि कब क्या हुई थी। ठीक है, इस बार ज्यादा लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। कई बार कई चीजें यहाँ पे मेरा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा ऐसा ना हो। ठीक है, अब आता हमारा 16 महाजनपदों में प्रथम मगध, यानी कि हमने जो पढ़ा
ठीक है। मगध क्या था, हमने अभी पढ़ा था मगध में कई सारे हमने नाम पढ़े थे, सुरसेना, अवंती, मगध, है ना। तो उसमें सबसे पहले हमारा मगध आता है ना। 16 महाजन पदों में प्रथम जो है सबसे मगध था, जो महत्वपूर्ण था और शक्तिशाली भी था। ठीक है। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक भारत, ठीक है, कहां पर, आधुनिक बिहार में। यहाँ पे 34 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, चौथी आएगा, ठीक है। चौथी शताब्दी, मैंने 34 टाइप किया होगा तो वो क्या होगा, मैंने चौथी लिखा होगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली 34 हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, दोबारा से अगेन सॉरी, ठीक है। बस सॉरी सॉरी सुनते जाओ आप लोग, ठीक है। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, यानी मगध कहां पर है अभी, आधुनिक बिहार में सबसे ताकतवर महाजन पद बनकर उभरा। कौन, मगध, ठीक है। आधुनिक इतिहासकार इसकी कई वजह बताते हैं, जो आधुनिक इतिहासकार है इसकी कई सारी वजह बताते हैं कि आखिर इतना शक्तिशाली कैसे हुआ। तो उसको देख लेते। देखो, पहले यह कि मगध इलाके में खेती की उपज विशेष रूप से अच्छी होती थी। यानी सबसे पहली बात यह कि जो मगध जो इतना महत्वपूर्ण होने का कारण ये था कि यहाँ पर जो खेती होती थी ना, बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। दूसरी बात यह कि यहाँ पर क्या थी, लोहे की खदान जो थी सरलता से मिल जाती थी। यहाँ पे लोहे की खदान ज्यादा थी, लोहे की मात्रा ज्यादा हमें प्राप्त होती थी, जिससे उपकरण और अस्त्र शस्त्र निर्मित करना आसान हो जाता था। जिससे अस्त्र शस्त्र निर्मित करना क्या था, आसान हो जाता था, ठीक है। वन्य क्षेत्रों में हाथी मिल जाते थे, जो वन थे, जो जंगल थे, वहां पे क्या हमें हाथी मिल जाते थे, जो सेना के लिए एक उपयोगी अंग थे, जो सेना के लिए क्या था, एक उपयोगी अंग था, ठीक है। गंगा और इसकी सहायक नदियों से आना जाना कम महंगा और सुलभ होता था। यानी कि जो क्या था, जो गंगा और जो इसकी सहायक नदियां हैं वहां से आना जाना क्या था, बहुत ज्यादा हमारा क्या था, आसान हो जाता था, ठीक है, और कम महंगा था, ठीक है। आसान तो यानी सुलभ, यानी आसान तो होता था और खर्चीला भी कम था। शुरुआत में राजगृह आधुनिक बिहार की राजगीर का प्राकृत नाम मगध की राजधानी थी। यह दिलचस्प बात है कि इस शब्द का मतलब राजाओं का घर था। ये जो हमारा राजगृह था ना, इसका अर्थ क्या था, इस शब्द का अर्थ यह है कि राजाओं का घर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा मौर्य वंश के बारे में जानकारी। अब हम देखेंगे यहाँ पे मौर्य वंश के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, कि हम कैसे जानते हैं मौर्य वंश को, ठीक है। देखो, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के लेखन हेतु इतिहासकार द्वारा कई तरह के स्रोत का उपयोग किया गया है। यानी कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास को लिखने के लिए इतिहासकारों ने क्या किया है, कई तरह के जो है स्रोतों का क्या है उपयोग किया है, या फिर उनका इस्तेमाल किया है। पुरातात्विक साक्ष्य भी शामिल है। क्या है पुरातात्विक, यानी पुराने तात्विक क्या है, शामिल है। विशेष रूप से मूर्ति कला, विशेष रूप से क्या था, मूर्ति कला, ठीक है। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए समकालीन रचनाओं की बहुमूल्य सिद्ध हुई है। यानी कि विशेष रूप से अगर बात करें तो मूर्ति कला, जो मौर्यकालीन जो इतिहास था वहां के पूर्ण उसको, यानी मौर्यकालीन साम्राज्य को पुनर्निर्माण के लिए हमारे जो समकालीन जो संरचनाएं थी, यानी रचनाएं जो की गई थी, यानी पहले जो रचनाएं की गई थी मूर्ति वगैरह, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है, या फिर बहुमूल्य सिद्ध हुई है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखित उल्लेख, जिसके केवल कुछ अंश ही हमें मिले हैं या फिर प्राप्त हुए हैं, यानी कुछ ही अंश इसके बचे हुए हैं। किसके, मेगास्थनीज, ये किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं एक बार, क्या है। देखो, अशोक वह प्रथम शासक था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृत पाषाणों और पॉलिश हुए स्तंभों पर खुदवाए थे। यानी कि अशोक वह पहला जो शासक था जिसने क्या हुआ, अधिकारियों और प्रजा के द्वारा जो भी संदेश थे ना, वो संदेश को क्या किया था, उसने पॉलिश हुए, यानी जो पॉलिश हुए जो स्तंभ यानी पिलर होते थे ना, पिलर, उन पे लिखवाया था। उनके जो भी कार्य थे, जो भी मतलब उनकी खूबियां थी, वो जो अच्छे काम कर रहे थे उसके बारे में उन्होंने, अशोक ने क्या किया, अपने स्तंभों पर लिखवाया, पॉलिश हुए स्तंभों पर लिखवाया। अशोक ने अपने अभिलेखों के द्वारा धर्म को प्रचारित किया। अशोक ने क्या किया, अपने अभिलेखों के द्वारा क्या किया, धर्म को प्रचारित किया, बढ़ावा दिया, जिसमें अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए लोगों के सामने कुछ नैतिक नियम रखे। यानी कि जो अशोक था उसने क्या किया, अभिलेखों के द्वारा धर्म प्रचारित किया, और अशोक ने क्या किया, अपनी जनता को नैतिक उत्थान, उनके अपने उत्थान के लिए या फिर उनके भलाई के लिए क्या किया, लोगों के सामने कुछ उन्होंने नैतिक नियम रखे कि ये नियम हमें अपनाने चाहिए और ताकि हमारा जीवन जो है अच्छा से सुखमय हो जाए, ठीक है। इन्हीं नियमों के समूह को धम कहा जाता था। इन्हीं नियमों, जो अशोक के जो धम होते हैं ना, इन्हीं नियमों के समूह को क्या कहा गया, धम कहा गया। या फिर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि अशोक के धम क्या थे, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। लेकिन आपको याद रखना कि अशोक के इन्हीं जो नैतिक नियम थे ना, इन्हीं नियमों को क्या था, धम कहा गया
था। ठीक है, अब आता है हमारा, सबसे पहले देख ले अशोक के आखिर 6 नियम जो थे वो कौन कौन से नियम थे और क्या क्या थे। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। यानी अशोक का ये कहना था कि हमें, अब हम यहाँ पे जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनका जो है फल हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता था। यानी कि ये लोग भी क्या करते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। ठीक है, सेकंड है, अशोक का यह मानना था कि हर व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए, युद्ध वगैरह लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। थर्ड है हमारा, हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमें क्या है, किसी भी जीव की हत्या या नहीं मारना चाहिए, क्यों, प्राण होता है। उनका ये मानना था सभी जीवों में क्या होता है, प्राण होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे फोर्थ है हमारा, नफरत घमंड, यानी कि नफरत, किसी से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्रोध, लालच, ये सभी पाप है। ये जो हमारी 4 जो नकारात्मक बताए गए हैं ना, नफरत है, घमंड है, क्रोध है, लालच है, ये सभी क्या है, करना पाप है, और हमें इन सभी पापों से दूर रहना चाहिए। और आज की दुनिया में अगर देखिए, अगर आज की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग इन्हीं चीजों से घिरा हुआ है ना। ठीक है, पांचवा क्या है, हर व्यक्ति को बड़ों के लिए सम्मान, साधुओं और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, नौकर और दासों के प्रति उदारता का बर्ताव तथा अन्य धर्मों और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। यानी कि अशोक का ये कहना था कि हर व्यक्ति को बड़ों के लिए सम्मान रखना चाहिए। ठीक है, साधु और जो ब्राह्मण है उनके प्रति हमें उदार रहना चाहिए। ठीक है, हमारे घर में नौकर जो दास है उनके प्रति हम कहते हैं उदार रहना चाहिए, नहीं हमेशा अपने तरफ से देते रहना चाहिए, दान में ही रहना चाहिए, ऐसा ही कहना चाहते हैं। ठीक है, तथा और जो जितने भी धर्म है ना, ऐसा नहीं कि हम अगर मोमडन है तो हिंदू धर्म को गलत बताए, या फिर हम हिंदू है तो अगले धर्म को बुरा बताए। हमें सभी धर्मों क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उसके बाद हमारा छठा क्या है, हर शिष्य को अपने गुरु का आदर करना चाहिए। यानी कि हर एक शिष्य को अपने गुरु का आदर करना चाहिए। ये भी क्या था, अशोक के धम्म में ही शामिल किया गया था। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, साम्राज्य का प्रशासन। यानी कि हम देखने वाले साम्राज्य में शासन कैसे किया जाता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। जो मौर्य साम्राज्य था इसके 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। एक तो राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांत के तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। इन सभी का विवरण अशोक के अभिलेख के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम इन अभिलेखों की छानबीन करें तो हम पाते हैं कि अशोक के लेख पाकिस्तान के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत से उत्तराखंड तक फैले हुए थे। अगर हम इन अभिलेखों की अगर छानबीन करते हैं तो हम ये पाते हैं, जो अशोक के जो अभिलेख है ना, हमें कहां से प्राप्त हुए, पाकिस्तान के पश्चिमी उत्तर सीमा से प्रमाण मिले और उत्तराखंड तक फैले हुए थे। कहां तक फैले हुए थे, उत्तराखंड तक फैले हुए थे। सबसे मजबूत शासक का नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके निकट के प्रांत केंद्रों पर होता था। यानी कि जो सबसे जो मजबूत जो शासक का जो नियंत्रण रहता था, कहां पे रहता था, जो साम्राज्य यानी किसी भी देश की जो साम्राज्य की जो राजधानी थी ना, राजधानी के आस बसे जो प्रांतीय क्षेत्र थे उन पर उसका या केंद्रों पर ज्यादा क्या था, मजबूती से नियंत्रण रहता था एक शासक का। यानी राजधानी के आसपास बचे हुए जितने भी नगर थे उन पे, क्योंकि देखो अगर कोई भी बंदा अगर उसकी राजधानी के अगल बगल जो प्रांतीय क्षेत्र है उन पे अगर कब्जा कर लेगा तो राजधानी के ऊपर भी क्या हो सकता है, कब्जा कर सकता है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तक्षशिला एवं उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। जो तक्षशिला और जो उज्जैनी थे दोनों क्या थे, लंबी दूरी वाले जो महत्वपूर्ण जो व्यापार केंद्र थे ना, वहां के मार्गों पर स्थित थे। जबकि स्वर्णगिरी कर्नाटक में सोने की खदान के लिए महत्वपूर्ण था। इसके नाम से पता चला स्वर्णगिरी। ठीक है, ये क्या था, कर्नाटक में सोने की खदान के लिए क्या था, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, साम्राज्य के शाही संचालन हेतु यानी साम्राज्य के सही से संचालन हेतु क्या करता था, स्थल और नदियों दोनों मार्गों द्वारा आना जाना बना रहना बहुत जरूरी था। यानी साम्राज्य में सही ढंग से आने जाने के लिए, यानी शाही जो लोग हैं उनके आने जाने के लिए क्या था, नदियों और जो स्थल है दोनों तरफ से यानी रोड से भी और जल से भी आने जाने का क्या था, सुविधा किया गया था या फिर जरूरी था। इसका अर्थ यह है कि मुसाफिरों के लिए खाने पीने का प्रबंध और उनका सुरक्षा भी मुहैया करानी पड़ती होगी। अब देखो ये रास्ते जो है, इन रास्तों में उनके खाने पीने, यानी अब अगर जल के रास्ते से कोई जा रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उनके खाने पीने का, उनके जो भी चीज उनकी नीड पड़ेगी उस सारे चीजों का इंतजाम उनको करके दिया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा। ठीक है,
इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आता है मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उप समिति का वर्णन किया है। जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज किसमें आया था? चंद्रगुप्त का, दो चंद्रगुप्त के दरबार में जो आया था मेगास्थनीज, उसने क्या किया है, हमारे यहाँ पे उप समिति यानी कि अपने जो सैनिक गतिविधियां थी उनको संचालन के लिए समिति और 6 उप समिति का वर्णन किया है। इसमें देखो, इसमें से एक का कार्य नौसेना को संचालित करना था। नौसेना कौन होते थे? जो नाव द्वारा चलते थे। ठीक है, दूसरी परिवहन और खाने पीने को संचालित करती। दूसरा परिवहन यानी कि जो भी मतलब उनके साथ यानी जो व्यक्ति सफर कर रहा है उसके साथ में जो भी और गाड़ियां चल रही है उनके साथ जो खाना पीना भी, जो खाना चाहिए, उसको कपड़े चाहिए और जो अपना जो सामान लेके जा रहा है, खजाना वगैरह, वो क्या एक दूसरी गाड़ियों पे लोड होता था। तो उनका भी ख्याल रखना क्या होता था, दूसरी संचालन समिति में आता था। ठीक है, तीसरे का कार्य पैदल सैनिकों को संचालित करना था। तीसरे का कार्य क्या था? पैदल सैनिक। अब देखो, अगर कोई शासक अगर यात्रा कर रहा है तो उसके साथ में 3 गाड़ियां आगे, 3 गाड़ियां मतलब 3 पालकी आगे, 3 पालकी पीछे, और उसके साथ में सैनिक पैदल तो चलते ही थे। तो जो पैदल सैनिक चलते थे उनको भी संचालित करने का कार्य था। ठीक है, चौथे का कार्य अश्वरोहियो। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़े। ठीक है, तो चौथे का कार्य क्या था? घोड़ों को संचालित करना था। पांचवे का रथ रोहियो। पांचवे का क्या कार्य था? रथ रोहियो। और छठे का कार्य हाथियों को संचालित करना था। यानी कि जो चौथे का जो कार्य था वो क्या था? अश्वरोहियों को संचालित करना था। और पांचवे का कार्य क्या था? रथ रोही यानी जो रथ को चला रहे हैं ना उनको संचालित करना था। और वहीं छठे का कार्य क्या था? हाथियों को संचालित, जो उनके साथ में जो हाथी वगैरह चलते थे ना, हाथी पे भी सैनिक चलते थे, तो उनको संचालित करना होता था छठे का कार्य। तो ये सारी चीजें जो समिति उप समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? हमारे मेगास्थनीज के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, दूसरी उप समिति के काम कई तरह के थे। दूसरी उप समिति के कार्य जो थे वो कई तरह के थे। ठीक है, उपकरणों को ढूंढने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंधन, सैनिक हेतु खाना और पशुओं के लिए चारे का प्रबंधन व्यवस्था कराना था, सैनिकों की देखरेख के लिए दासों का, शिल्पकारों को नियुक्त करना। ठीक है, ये हमारी दूसरी उप समिति का कार्य था। अशोक ने अपने साम्राज्य में एकता बनाए रखने का प्रयत्न किया। जो अशोक था उसने अपने साम्राज्य में क्या हुआ? एकता बनाए रखने का कई अथक प्रयास किए। धर्म के सिद्धांत से लोग बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। यानी धर्म के जो सिद्धांत है, धर्म के सिद्धांत जो दिए थे ना, उससे क्या था? धर्म के सिद्धांत से लोग जो थे बहुत अधिक ज्यादा प्रभावित हुए थे। किससे? सम्राट अशोक से। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। जो मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप कह सकते हो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तो आज की वीडियो इतना ही। मुझे उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने देखा, मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि कहीं पर जो है टाइपिंग मिस्टेक्स थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। प्लीज आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, और बाकी मैं क्या है कि अगर मुझे लगता है तो मैं उसको सही कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी इधर तो हमारा ठीक था। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे साथ पढ़ सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो नहीं लेक्चर 2 देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को भी विजिट कर लो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।